ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफाया कि तड़पाया नहीं करते ख्यालों में। जस्टिस मार्कंडे काटजू, उन्होंने तो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ और इसी को दिल्ली को इन्होंने कश्मीर का गढ़ करार दिया और अकेले अकेले बगु गोशे खा रहे हैं। अरे अब मैं तो लाहौर का कब्जा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, हम कश्मीर आपको दे देंगे एक शर्त पे कि आप हमको लाहौर दे दीजिए। You give us Lahore, we will give you. You are very keen for Kashmir. All right, we'll give you Kashmir. In return, you give us Lahore. अगर आप राजी हैं इस पे, तो are you जी agreeable? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही इस तरफ आ जाए हमारी तरफ। नहीं, वो तो बाद में होगा। अभी देखिए, अभी इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप बहुत कीन है कश्मीर के लिए और हम कीन है लाहौर के लिए, तो आप ले लीजिए, यू टेक कश्मीर भी एंड गिव अस लाहौर, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। बाद में देखा जाएगा, लेटर ऑन वी विल सी। इस पे आप लोग राजी हैं? इस पे आर यू एग्रीबल? बिल्कुल, हम कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान पे राजी हैं। मैं पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करता हूँ, आप जानते हैं। हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं पाकिस्तान, हिंदू लोग जाते हैं, और उनको इतना प्यार मोहब्बत वहां मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कोई दुश्मनी नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा, आर्टिफिशियली क्रिएटेड दुश्मनी है। हकीकत है कि हिंदू, ये आपके पाकिस्तानी लोग आते हैं इंडिया में, आप आए थे, आपको कितना प्यार मोहब्बत मिला होगा। हम लोग का कल्चर एक है। वो देखिए, हम लोग, आप जानते किस जुबान में मैं आपसे बोल रहा हूँ? आप लोग उर्दू कहते हैं, ये उर्दू नहीं है। पाकिस्तानी लोग उर्दू में नहीं बोलते हैं, ये हिंदुस्तानी में बोलते हैं। इंडियन हिंदी में बोलते हैं, हम लोग भी कहते हैं हिंदी में बोल रहे हैं, मगर वाकई में हम लोग हिंदुस्तानी में बोलते हैं। इसको खड़ी बोली भी कहते हैं। कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? बेवकूफ़ी की बात करते हो। मैंने कहा तुम्हारे साथ में गोबर भेजा है कि गोबर है? ऐसी बात कर रहे हो कि गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा या कुत्ता होता है वैसे ही मैं गाय मानता हूँ। मैं कोई इसको देवी वेवी नहीं मानता। I treat a cow is like a horse or a dog, like any other animal. That is my thing. My scientific thinking आदमी हूँ मैं, समझ लीजिए। I don't tolerate nonsense. I am a supporter of dictatorship like मुस्तफा कमाल। तो देखिए, दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं। हिंदू मुझे गाली देते हैं क्योंकि मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, बीफ खाने को बुरा नहीं मानता हूँ, तो मुझे हिंदुओं से गाली पड़ती है। मुसलमान मुझे गाली देते हैं, कहते हैं आप शरिया के अगेंस्ट हैं, बुर्का और मदरसा के अगेंस्ट, तो मुसलमानों से मुझे गाली पड़ती। तो मैंने कहा भैया, मैं कभी कभी समटाइम्स आई फील आई एम हिटिंग माय हेड अगेंस्ट अ वॉल। मैं बिला वजह इन गधों को मैं एजुकेट करने के चक्कर में पड़ गया। 90% पीपल की जो माइंड है, दे आर लाइक चिल्ड्रन। 5 साल के बच्चे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी 90% पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म and their minds are like the mind of a 5-year-old child. जो आरएसएस के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, उसमें सिखाया जाता है हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स। तो क्या आज़ादी मिलनी चाहिए बाप को? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। यू मस्ट बी फोर्स्ड टू सेंड योर चाइल्ड टू अ मॉडर्न सेकुलर स्कूल। अंग्रेज क्या करते थे? ब्रिटिश कलेक्टर रात को चुपके से पंडित जी को बुलाते थे, पैसा देते थे, वो कहते थे कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। और इसी तरह रात को मौलाना साहब को बुलाते थे और पैसा देते थे, वो कहते थे कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। ये जहर बोते गए। फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की। अगेन पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हमारी सोसाइटी जात पात और इंतहा पसंदी का शिकार क्यों होती जा रही है? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। आप ये बताइएगा कि मिस्टर मोदी, इमरान खान या फिर मुस्तफा कमाल पाशा, इनमें से कौन है जो हमारा बेहतरीन रोल मॉडल हो सकता है? इसमें सिर्फ मुस्तफा कमाल पाशा ही है। देखिए, मुझे थोड़ा सा गहराई में जाने दीजिए। लेट मी गो अ लिटिल डीपर ऑन दिस सब्जेक्ट।
इस दुनिया में वास्तव में दो दुनिया है. दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली टू वर्ल्ड्स. एक तो दुनिया है जो डेवलप कंट्रीज है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी आ गया उसमें. और दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ द अंडर डेवलप कंट्री, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान वगैरह है. तो अगर हमको, यानी इंडिया, पाकिस्तान वगैरह को गुर्बत, बेरोजगारी, भुखमरी और ये लैक ऑफ हेल्थ केयर एंड गुड एजुकेशन, ये सब जो ग्रेट इवल्स हैं, इनको अबॉलिश करना है. तब हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री लाइक चाइना बनाना है. तभी हम ये सब जो बुराइयां हैं लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, अब सवाल है कैसे कैसे हम इंडस्ट्रियलाइज हों. यही मेन हमारा एम यही होना है कि वी मस्ट बिकम अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. हाउ टू बिकम अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, यही मेन हमारा ऑब्जेक्ट है. अब देखिए, यहाँ आप इसको समझिए कि जो ये डेवलप कंट्रीज हैं, इनमें एक सीक्रेट और अनरिटन रूल है. देयर इज अ सीक्रेट अनरिटन रूल अमंग डेवलप्ड कंट्री कि इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. क्यों? अब इसको भी थोड़ा गहराई से समझिए. देखिए, जो यहाँ थोड़ा इकोनॉमिक्स मुझे समझाना होगा आपको, क्योंकि पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स. बिना इकोनॉमिक्स समझे आप पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे. देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर is a big chunk of the total cost of production. And if cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, then you can sell your goods at a cheaper price. अपना माल आप सस्ते में बेच सकते हैं अगर आपका लेबर का दाम कम है. अब जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 में. उसके पहले चाइना वाज अ वेरी बैकवर्ड फ्यूडल कंट्री. मगर जो चाइनीज लीडर्स हु केम टू पावर इन 1949, उन्होंने रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज किया चाइना को. मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बनाई चाइना में. नाउ दैट मैसिव इंडस्ट्रियल बेस coupled with the cheap labor available in China, उससे अब चाइनीज कैन अंडरसेल द होल वर्ल्ड इन कंज्यूमर गुड्स. अगर आप फॉरेन कंट्री जाइए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाइए, जो सुपर मार्केट्स हैं, दे आर पैक्ड विद चाइनीज गुड्स बिकॉज द चाइनीज विल सेल द सेम गुड्स एट हाफ द प्राइस एट विच द अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कैन सेल. क्योंकि अमेरिकन लेबर एक्सपेंसिव है, चाइनीज लेबर सस्ता है, तो चाइनीज ने कैप्चर कर लिया मार्केट. क्योंकि देखिए, जहां आपने एक हाई मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दिया कंट्री में, फिर देन एवरीथिंग टर्न्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर. जिन कंट्रीज के पास चीपर लेबर है, they are at a distinct advantage because they can sell their goods at a cheaper price. And देखिए, कंपटीशन होता है मार्केट में, जो चीपर प्राइस पे बेच देता है वही गुड वो एलिमिनेट कर देता है अपने राइवल को, बिजनेस राइवल को. तो इंडियन लेबर इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर. अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दें अपने सब कॉन्टिनेंट में, इफ वी बिकम अनदर चाइना, तो वेस्टर्न कंट्रीज के माल कौन खरीदेगा? Who will buy the goods of Western country? Because unka their goods are expensive, because their labor is expensive. Our labor is very cheap. So the the Western industry will collapse. So will they permit it? Will they permit the industry to collapse? No, they will never permit it. क्योंकि collapse कर जाएगी तो लाखों लोग unemployed हो जाएंगे, करोड़ों लोग, बड़ा भारी social unrest होएगा. तो कैसे, how to prevent India from becoming a modern industrial giant? यही सेंट्रल चीज चल रही है दुनिया में, समझ लीजिए. तो कैसा, हाउ टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट? उसका तरीका है कि हिंदुस्तानियों को लड़वाओ, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, डिवाइड एंड रूल. ये सब जो हो रहा है, देखिए, पहले कोई 1857 के पहले देयर वाज नो कम्युनल प्रॉब्लम. 1857 के पहले हिंदू मुस्लिम बिल्कुल रहते थे
भाइयों जैसे हिंदू शिरकत करते थे, ईद मुहर्रम में मुस्लिम शिरकत करते थे, होली दिवाली में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सारा ये कम्युनल प्रॉब्लम शुरू होता है 1857 से। कम्युनल प्रॉब्लम बिगिंस इन 1857 जब ग्रेट म्यूटिनी हुई थी, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस म्यूटिनी को सप्रेस करने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि देयर इज ओनली वन वे टू कंट्रोल इंडिया, दैट इज डिवाइड एंड रूल, मेक हिंदूज एंड मुस्लिम फाइट विद ईच अदर। तो कैसे, हाउ डिड दे डू इट? बाकायदा आप इसको पढ़िएगा, गूगल पे जाइए एंड यू टाइप हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, तो वो सारा डिटेल्स उसमें मिल जाएगा आपको। वो बी.एन. पांडे की स्पीच थी राज्यसभा में। तो अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश कलेक्टर रात को चुपके से पंडित जी को बुलाते थे, पैसा देते थे, वो कहते थे कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। तो इसी तरह रात को मौलाना साहब को बुलाते थे, वो पैसा देते थे, वो कहते थे कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। ये जहर बोते गए। फिर क्या करते थे, अपने एजेंट प्रोवोकेटियर्स हायर किए अंग्रेजों ने, लोकल एजेंट। क्या है कि कोई रात को गाय काट दो और रातों रात मंदिर में फेंक दो और मंदिर के दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर। तो सवेरे हिंदू जगेंगे, कहेंगे सारे मुसलमान तो बदमाश होते हैं। या कुछ सुअर काटो रात को और मस्जिद में फेंक दो और मस्जिद की दीवार पे लिख दो जय श्री राम, तो मुस्लिम सोचेंगे सारे हिंदू बदमाश। देखिए ये जहर, दिस पॉइजन वाज डिलिबरेटली इंजेक्टेड फ्रॉम 1857। फिर 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, कि हिंदू कैन ओनली वोट फॉर हिंदू कैंडिडेट, मुस्लिम कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। फिर क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनाई गई। भाई यूनिवर्सिटी मीन समथिंग यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी, बट टू मेक हिंदूज एंड मुस्लिम फाइट। फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, अगेन पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जबकि उर्दू वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ एवरी ऑल एजुकेटेड पीपल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनली नॉर्थ इंडिया। वेदर हिंदू मुस्लिम सिख, सब मेरे बाप दादा उर्दू में लिखते पढ़ते थे। तो ये जहर बोते बोते ये पाकिस्तान आपका क्रिएट किया। वी आर वन कंट्री। मतलब आपका मतलब कहने का ये है कि हिंदी हिंदी नहीं है, उर्दू उर्दू नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? मैंने बताया ना, जो आम आदमी की बोलचाल की जुबान है वो है हिंदुस्तानी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देखिए उर्दू में नहीं बोल रहे हैं, उर्दू के आप शायरी पढ़िए मीर और गालिब की, आप समझ नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा फारसी उसमें है। बिना अनलेस आप बहुत अच्छा जानते हो, आम आदमी उर्दू नहीं जानता है। और ना आम आदमी हिंदुस्तान में हिंदी जानता है। हिंदी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज है। मैंने बताया ना, एक बार मैं आई वॉज अ जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो मैं बैठा था, तो एक वकील साहब हैं जो हिंदी में बहस करते हैं हमेशा, वो आए, उन्होंने मुझे पिटीशन दी, उसमें लिखा था प्रतिभू आवेदन पत्र। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, मैं समझ नहीं पाया व्हाट इज दिस प्रतिभू। बोले इट मींस बेल। तो मैंने कहा बेल को बेल कहो या जमानत कहो, सब समझते हैं बेल, सब समझते हैं जमानत, पूरे हिंदुस्तान में सब समझते हैं, आपके पाकिस्तान में भी समझ मगर प्रतिभू कोई नहीं समझता है। मगर क्योंकि जमानत फारसी लफ्ज है, तो फारसी से आपको हेट्रेड है, नफरत है। जितने फारसी जो, देखिए जो बोलचाल की जुबान में आ गए हैं फॉरेन वर्ड्स, उससे आपकी लैंग्वेज कमजोर नहीं होती है। Your language does not become weaker by absorbing foreign words of foreign language. It becomes stronger. जैसे इंग्लिश में तमाम फॉरेन वर्ड्स आए, जर्मन से, फ्रेंच से, अरबिक से, हिंदुस्तानी से लफ्ज आए। 12 आप इंग्लिश डिक्शनरी देखिए, बाजार है, बिरयानी है, ये दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इससे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा मजबूत हुई है। तो गलत फहमी है कि अगर फारसी के लफ्ज आ गए हैं बोलचाल की जुबान में हिंदुस्तानी में, तो इससे हमारी जुबान कमजोर हुई है। मगर ये क्या कि साहब उससे नफरत है, तो आप हटाइए। जिला लफ्ज था यहाँ पे हिंदुस्तान में, जिला एवरीबॉडी नोज डिस्ट्रिक्ट, उसको हटा के जनपद किया गया हमारे हिंदुस्तान कई एरियाज में। इस तरह से जो फारसी के लफ्ज थे उससे कुछ लोगों को इतनी नफरत, क्योंकि ये इंतहा पसंद लोग थे,
फिरका परस्त लोग जो फारसी के लफ्ज या अरबी के लफ्ज जो बोलचाल की जुबान में आ गए हैं, उससे आपकी जुबान और मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है। ठीक है, आपने फिरका परस्त और जात पात की बात की यहाँ पे, हाँ, तो ये फिरका परस्ती और जात परस्ती ने पाकिस्तानी माशरे को या और हिंदुस्तानी माशरे को क्या बढ़ाया है आगे की तरफ या इनको पीछे की तरफ धकेल दिया है? मैंने बताया ना कि ये पार्टीशन किया गया इसीलिए ताकि इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट and become a big rival to Western industry. This was the reason why Pakistan was created, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, कमजोर रहें और उनका वेस्टर्न पावर्स का डोमिनेशन रहे हमारे ऊपर। ये हुए वे सारा वाकया पार्टीशन का, तो इस दौरान भी अभी तक जो हमारे दरमियान फिरका वारियत है और इंतहा पसंदी है, ये अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई तो फिरका क्या पसंदी नहीं आप है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मुझे यहाँ रोकने दीजिए। हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं पाकिस्तान, हिंदू लोग जाते हैं और उनको इतना प्यार मोहब्बत वहां मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कोई दुश्मनी नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा आर्टिफिशियली क्रिएटेड दुश्मनी है। हकीकत है कि हिंदू ये आपके पाकिस्तानी लोग आते हैं इंडिया में, आप आए थे, आपको कितना प्यार मोहब्बत मिला होगा? क्या आपको किसी ने दुश्मनी इनका इजहार किया? हमारे बहुत यहाँ ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं, इतना प्यार मोहब्बत इन्हें, उनकी फिर जब लौट के आते हैं पाकिस्तान से, उनका बिल्कुल ख्यालात बदले हुए होते हैं, उनकी यहाँ पे थिंकिंग आपसे एक बात शेयर करूं, आपसे यहाँ बात शेयर करूं कि जब मैं हिंदुस्तान आया तो मुझे एक शख्स भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिला, सबने मुझे मोहब्बत दी, सबने कहा कि मेरे पिता का ताल्लुक लाहौर से है, किसी ने कहा पिंडी से है, किसी ने कहा मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो यही वजह है कि आम जो लोग हैं वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुश्मनियों जब दुश्मनियां हैं हमारे दरमियान, ये क्यों हैं, या ये आर्जी हैं अरे या फिर दुश्मनी नहीं पहले? है ना, आपको आप समझने की कोशिश नहीं करें। ये दुश्मनी आर्टिफिशियली क्रिएटेड की जाती है बाय द डेवलप कंट्रीज थ्रू देयर एजेंट्स। अपने ठीक है, एजेंट्स के थ्रू डेवलप कंट्रीज दुश्मनी परपेचुएट करते हैं ताकि हम लोग लड़ते रहें, एंड वी शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल नाउ। देखिए 1947 में बहुत कम इंजीनियर्स थे और बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसी ब्रॉडली वाज नॉट टू अलाउ इंडिया टू इंडस्ट्रियलाइज, otherwise India would become a rival industrial giant. तो ब्रिटिश kept us as feudal, हम जमींदारी सिस्टम कंटिन्यू किया, हमको पिछड़ा रखा, इंडस्ट्रीज हेवी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करने दिया। मगर उसके बाद जब आज़ादी आई तो इंडिया में पर्टिकुलरली पंडित नेहरू मॉडर्न माइंडेड आदमी थे, उन्होंने एक हेवी इंडस्ट्रियल बेस सेटअप किया। ये वो तो आज हजारों बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं इंडिया में और टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट हैं, तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। टुडे वी कैन रैपिडली बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, मगर अगर हो गए देन विद चीप लेबर वी विल अंडरसेल द वेस्टर्न कंट्रीज। फिर उनका माल कौन खरीदेगा? उनका महंगा माल है क्योंकि उनका लेबर महंगा है। देखिए आप इसको चीज को समझते रहिए। जी, Everything turns on the cost of labor once you set up a modern industrial base, a huge industrial base. तो सब डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ लेबर पे, एंड द कंट्री व्हिच हैज चीपर लेबर हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज बिकॉज़ इट कैन सेल इट गुड एट अ चीपर प्राइस। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वो हिंदू लोग जो कि गाय को गौ माता कहते हैं, और वो मुस्लिम जो मदरसे में जाते हैं और वहां जाके पढ़ते हैं, मौलवियों से पढ़ते हैं, तो आप इन दोनों पे तनकीद क्यों करते हैं? देखिए इस पे मैंने एक अभी फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें एक शेर है, उसकी टाइटल भी रखी, जिसकी आंखों में ताब नजारा न हो उसको जलवा दिखाने से क्या फायदा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कई सालों से 10-20 साल से मैं एजुकेट कर रहा हूँ हिंदुओं को भी मुसलमानों को, दोनों को मैं कह रहा हूँ कि अपना ये माइंडसेट बदलो, जो ये पिछड़ी ख्यालात है। मैं हिंदुओं को कहता हूँ कि देखो गाय माता कैसे हो सकती है, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? बेवकूफ़ी की बात करते हो। मैंने कहा तुम्हारे साथ में गोबर भेजा है कि गोबर है? ऐसी बात कर रहे हो कि
गाय माता है? माता कैसे हो सकती है? कोई जानवर इंसान की माता नहीं हो सकती। कहते हैं माता इसलिए हो सकती है, फिर कहते हैं वो बीफ खाना बात बुरी। मैंने कहा 90% दुनिया अ, के लोग बीफ खाते हैं, तो ठीक है, वो बुरे लेकिन वो लोग ये हैं भी और कहते आप हैं, ही साधु संत हैं। हाँ, वो ये भी कहते हैं हिंदू जो ये गौ माता को इसको गौ माता कहते हैं गाय को, उनका मौकफ कहने का ये है कि वो दूध देती है इसलिए वो माता है हमारी। देखिए इसका तो जवाब है फिर कि फिर बकरी भी माता, बकरी का भी लोग दूध पीते हैं, भैंस का भी पीते हैं, ऊंट का भी पीते हैं, और तिब्बत में याक का पीते हैं, कोई कहीं हिरन का पीते हैं। वो सब देवी देवता हो गए। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। दिस इज ऑल टॉकिंग नॉनसेंस। और कहना कि बीफ खाना बुरी चीज़ है। देखिए 90% दुनिया खाती है बीफ। अमेरिकन, यूरोपियंस, चाइनीज, अरब कंट्रीज, रशियन, ऑस्ट्रेलियन और टर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन थाईलैंड, और इंडिया में केरला, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल। तो वो सब बुरे लोग हैं और आप ही साधु संत हैं। बेवकूफ़ी की बात। देखिए आपको नहीं खाना मत खाइए, मगर बीफ खाना कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता, क्योंकि गाय एक जानवर है। जैसे घोड़ा या कुत्ता होता है वैसे ही मैं गाय मानता हूँ। मैं कुछ इसको देवी वेवी नहीं मानता। आई ट्रीट cow is like a horse or a dog like any other animal. That is my scientific thinking आदमी हूँ मैं, समझ लीजिए। I don't tolerate nonsense. तो ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है, आज के जमाने में हमें तरक्की करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच और मॉडर्न माइंडसेट को खुद पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ही सोसाइटी जो है ये तरक्की करेगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, यही मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ। तुम लोग भी 90% मुस्लिम आर फूल्स इन दिस कंट्री। तुम लोग शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना। कोई मौलाना होते थे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम? देयर वर नो मौलाना एट द टाइम। ये कहाँ से पैदा हो गए? आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और फिर ठीक है, मैंने कहा ये बुरका, मैंने कहा बिल्कुल बुरका, देयर शुड बी फाइन्स। कुछ लोगों ने कहा देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ वुमन, इफ शी वांट्स टू वेयर बुरका लेट हर वेयर, इफ शी डज नॉट वांट टू वेयर लेट हर नॉट। आई सेड नो, देयर शुड बी नो फ्रीडम। टू मच फ्रीडम इज आल्सो बैड। ये पिछड़े बैकवर्ड प्रैक्टिसेस को सप्रेस करना होगा विद फोर्स। तो फ्यूडल फोर्सेस आपको फ्रीडम नहीं देनी है। Too much freedom is also bad. Can you give freedom to a man to send his child to सरस्वती शिशु मंदिर, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, उसमें सिखाया जाता है हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स? तो क्या आज़ादी मिलनी चाहिए बाप को? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। यू मस्ट बी फोर्स्ड टू सेंड योर चाइल्ड टू अ मॉडर्न सेकुलर स्कूल। कोई फ्रीडम नहीं। आई डोंट बिलीव इन टू मच फ्रीडम। 90% पीपल की जो माइंड है, दे आर लाइक चिल्ड्रन। 5 साल के बच्चे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी 90% पीपल are full of casteism and communalism, and their minds are like the mind of a 5-year-old child. तो क्या आप 5 साल के बच्चे को आज़ादी देंगे? नहीं, आपको बताना होगा ये कर सकते हो, ये नहीं, दिस यू कैन डू, दिस यू कांट डू। यू कांट गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन। So 90% of our people are like children. They can't be given freedom. They don't know what is good for them. They have to be, backwardness, feudalism must be suppressed by force. I am a supporter of dictatorship, like Mustafa Kamal. वो डिक्टेटर था, उसने कोई बुरका शरिया मदरसा नहीं चलेगा। I support dictatorship. I'm not in favor of democracy. Because ठीक है। democracy का क्या हिंदुस्तान, मतलब है? It means these 5-year-old children will rule. 90% people have the mind of a 5-year-old child. ठीक है, हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान, दोनों मुल्क के जो लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं तुर्की के साथ। लेकिन क्या वजह है कि जो तुर्की की रवायात हैं मुस्तफा कमाल की, उस पर चलने से घबराते हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि उनके मन में ये सब बेवकूफ़ी की बातें सिखा दी गई हैं कि मुस्तफ़ा कमाल मुसलमानों का दुश्मन था, ये सिखाया गया। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने जो किया, उसने देखा कि तुर्की कितना पिछड़ा है, और जूते सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, वो जूते मारते हैं तुर्की को। बल्कि वो ट्रीटी ऑफ सेवरेज हुई थी 1920 में, आप नोट करिए, SEVRES। उसमें ये वेस्टर्न पावर ने डिसाइड किया कि पार्टीशन कर देंगे तुर्की का, और उस पर जो तुर्की का सुल्तान ने भी साइन कर दिया, जो उनका एजेंट हो गया था। तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा नहीं, आई विल नॉट अलाउ माई कंट्री टू बी पार्टीशन। जैसे इंडिया का पार्टीशन हो गया, उसने कहा आई विल नॉट अलाउ।
और उसने देखा कि तुर्की को तो लात पड़ती है सब तरफ से. It was called the sick man of Europe. It was kicked around by all the Western powers. तो उसने कहा it is because of our backwardness कि हम लोग जूते खाते हैं. तो उसने कहा we must modernize, that is the only way out. तो उसने सारा ये backwardness abolish करी. ये बुर्का, शरिया, मदरसा, उसने कहा कुछ नहीं, we have to set up modern school. उसने कहा लड़कियों को भी एजुकेशन मिलेगी. उसके पहले लड़कियों, in fact Turkey was the first country in which large scale women's education was introduced. And women got vote. First country in the world in which women got vote. That was Turkey because of Mustafa Kemal. He said they will be treated equal to men. उसने बिल्कुल over within a few years नक्शा बदल दिया टर्की का. तो वहाँ इंडिया में भी एक मुस्तफा कमाल चाहिए. मैं कहता अब मुझे तो देखिए दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं. हिंदू मुझे गाली देते हैं क्योंकि मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, बीफ खाने को बुरा नहीं मानता हूँ, तो मुझे हिंदुओं से गाली पड़ती है. मुसलमान मुझे गाली देते हैं, कहते हैं आप शरिया के अगेंस्ट हैं, बुर्का और मदरसा के अगेंस्ट हैं, तो मुसलमानों से मुझे गाली पड़ती. तो मैंने कहा भैया मैं कभी कभी समटाइम्स आई फील आई एम हिटिंग माय हेड अगेंस्ट अ वॉल. मैं बिला वजह इन गधों को मैं एजुकेट करने के चक्कर में पड़ गया. आई वेस्टेड सो मेनी इयर्स इन ट्राइंग टू एजुकेट दीज इडियट्स हु हैव द माइंड ऑफ बैकवर्ड पीपल. तो मैंने वो शेर लिख दिया जिसके आंखों में ताबे नजारा ना हो, उसे जलवा दिखाने से क्या फायदा. मैं जलवा दिखा रहा हूँ इन गधों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी गधों को मैं जलवा दिखा रहा हूँ, तो मैं भूल गया कि इनकी आंखों में ताबे नजारा ही नहीं है. इडियट्स. ताब मतलब समझते ना, ताब मीन हीट, गर्मी, और नजारा. तो जब तक ताबे नजारा न हो तो उसको जलवा क्या दिखाऊं. मैं बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहा था. ठीक हो गया. बैठे हुए इरफान पुल्लानी. हाँ ये आइए इरफान. हाँ सर. इरफान is with me. He is from Kerala. Very fine person. He lived in Middle East. He was in Abu Dhabi or something. यहाँ business इनके. Hi sir. इरफान भाई आप भी आए हुए हैं कश्मीर से और तशरीफ रखते हैं यहाँ पे जस्टिस साहब के घर. तो आप जो बग्गू गोशा लेकर आए हैं कश्मीर से, तो क्या ये बग्गू गोशा कुछ स्पेशल चीज है कश्मीर की या फिर हर तरफ मिलता है? अच्छा, actually Justice sir only told to get that. He liked it a lot, but I don't think this is that good or something, sir. Oh, very good. देखिए ये तो ज्यादती नहीं हुई है कि हम पाकिस्तानी आप कश्मीरियों से इतनी मोहब्बत करते हैं और लेकिन आप सिर्फ बग्गू गोशे सिर्फ जस्टिस काजू को खिला रहे हैं. Inshallah I'll get it there also, coming soon to Lahore. देखिए ये बड़ी नाइंसाफी है काजू जी कि आप अकेले अकेले बग्गू गोशे खा रहे हैं और पाकिस्तानियों के दिल जला रहे हैं. कश्मीरी हमारे साथ हैं, हम तो बग्गू गोशे खाते रहेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे. देखिए साहब ऐसा है, और खासकर लाहौर वालों से मेरी बहुत ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की, आप लोग सबसे आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करने की, बातें करने की. We are one country, we are bound to reunite like Western East Germany, but it will take time. जी आप सुन पा रहे हैं इरफान भाई, जरा सामने आ जाएं स्क्रीन के सामने. हम आपको नहीं छीनते. बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे बात हुई, अच्छा लगा. तो जाते जाते हमें कोई आप अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए जिसे सुन के दो दिलों के दरमियान मोहब्बतें परवान चढ़े और हमारे दरमियान जो सोए हुए जज्बात है मोहब्बतों के वो फिर से जाग उठे. क्या बताएं. ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफाया कि तड़पाया नहीं करते. ख्यालों में किसी, अब ये पूरा तो मुझे मालूम नहीं, एक दो लाइन. अब ये अपने जवानी में गाते थे, अब भूल भाल गए, कहाँ तक याद रखे. किसी को बेवफा की तरह तड़पाया नहीं करते. इस उम्मीद के साथ आपकी इजाजत है कि हमारे दोनों सोसाइटी के दरमियान नफरतें बढ़ने की बजाय मोहब्बतों में इजाफा होगा और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो ऐसे लोग जो नफरत बढ़ाते हैं वो बेवफा हैं और हम जैसे जो दिल वाले हैं उनको वो तड़पाएंगे नहीं.
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू